हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जेपी ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बदलू का चूड़ियाँ बनाने का जो धंधा था उसका महत्व बहुत बढ़ चुका था। वह औरतों के हाथों में कांच की चूड़ियाँ देखकर बहुत ही जलता था। लेखक 8-10 वर्षों बाद बदलू से पुनः मिलता है। आज हम पढ़ेंगे कि लेखक बदलू को अपना परिचय देता है। वह लेखक को नहीं पहचान पाता क्योंकि 8-10 वर्षों से उनकी फिर से मुलाकात होती है। वह बताता है कि लाख की चूड़ियों का महत्व बहुत कम हो चुका है। मशीनी युग के कारण उसका जो धंधा है वह छूट गया है। बदलू लेखक का आम खिलाकर सहृदय स्वागत करता है। लेखक जैसे ही बदलू के यहाँ फिर से आता है तो आपस में उनकी मुलाकात होती है। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक उनके घर पे जाता है और प्रणाम करता है। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। जैसे मैंने उनसे को प्रणाम किया, उन्होंने ही सहृदय मेरा आदर किया। आदर करने के पश्चात वे वहां से खड़े हुए और खाट पर जाकर बैठ गए। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। जैसे मैंने उनको प्रणाम किया, उन्होंने ही प्रत्युत्तर मेरा सम्मान दिया। सम्मान देने के पश्चात बदलू काका लगातार मेरी ओर दृष्टि लगाकर निहार रहे थे, मुझे देख रहे थे क्योंकि वे मुझे पहचान नहीं रहे थे। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक बताता है कि मैंने बदलू काका को अपना परिचय दिया कि अपना वास्तविक नाम बताते हुए कि मैं जनार्दन हूँ। मैं आपसे लाख की जो शेष बची हुई जो लाख थी उसकी गोलियां, रंग बिरंगी गोलियां बनाकर मैं आपसे ले जाया करता था। अपना परिचय उसने दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो है अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। पहले तो बदलू चुप रहा, फिर बीती हुई जो बातें थी उस यादाश्त पर वह चला जाता है और फिर पहचान कर कहता है कि आइए लल्ला, आप बैठिए। लल्ला शब्द लेखक जब छोटे थे तो मामा के यहाँ ननियाल में यहाँ जाया करते थे तो वहाँ प्यार से लल्ला कहकर पुकारते थे। यहाँ एक शब्द आया है स्मृति पटल। स्मृति पटल अर्थात यादाश्त। दूसरा है अतीत के चित्र उतारना। अतीत के चित्र उतारना ये मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बीती बातें याद करना। यानी जैसे आपस में लेखक और बदलू काका की मुलाकात होती है तो बदलू काका 8-10 वर्षों बाद में उनसे मिलता है तो बीती हुई जो बातें हैं यादाश्त में वहाँ अपने आप को वहाँ ले जाता है और पहचान कर कहता है कि आइए लल्ला, इधर बैठिए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। लेखक ने बताया कि आपके यहाँ मेरा आना नहीं हुआ। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। जैसे ही लेखक चारपाई पर बैठे तो अपना उत्तर उन्होंने दे दिया। कुछ देर फिर शांति रही। अब सन्नाटा छा गया। लेखक बताता है कि मैं स्वयं भी चुप रहा, बदलू काका भी चुप रहा। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। मैंने इधर उधर देखा। दृष्टि दौड़ाना का मतलब होता है इधर उधर देखना, दृष्टि दौड़ाना। दृष्टि दौड़ाना मुहावरा है इधर उधर देखना। मैंने यहाँ बदलू काका के यहाँ इधर उधर देखा। मैं तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। जो भट्टी में जहाँ लाख को तपाया जाता था, चूड़ियाँ बनाई जाती थी, जहाँ लेखक स्वयं बैठकर और चूड़ियाँ बनाता था, वह मचिया जो थी छोटी, जो खाट जिसे चारपाई कहते हैं,
वह भी मुझे दिखाई नहीं दिए। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक कहता है कि हे बदलू काका, क्या आजकल आप अपना धंधा नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। उन्होंने जवाब दिया कि मेरा धंधा जो है कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, अर्थात क्योंकि आजकल मशीनी युग के कारण से लाख की चूड़ियों की ओर कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उनका महत्व कम हो गया है। और मशीनी युग के कारण से कांच की चूड़ियाँ बनने लगी, इसके कारण से मैं रोजगार विहीन हो चुका हूँ, इसलिए मेरा धंधा छूट गया है। गांव-गांव में कांच का प्रसार हो गया। आमजन लोग जो है कांच की चूड़ियों का ही प्रयोग करते। आजकल की जो महिलाएं हैं कांच की चूड़ियाँ ही पहनती है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना, यह है लल्ला। फिर पुनः बताता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि अपना जवाब देता है कि कांच की चूड़ियों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, क्योंकि आजकल मशीनी युग है। अर्थात मशीनी युग होने के कारण से हमारे जो छोटे धंधे हैं वे छूट चुके हैं, हम रोजगार विहीन हो गए हैं। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ी में होती हैं लाख में कहाँ संभव है। लेखक बताता है कि आजकल मशीनी युग का महत्व बढ़ चुका है। खेत, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे धंधे होते हैं, खेती जैसे कार्य भी मशीनों के द्वारा होते हैं, और कांच की चूड़ियों में जो सुंदरता दिखती है वे मेरी लाख की चूड़ियों में नहीं दिखती है। इसके कारण से लोग लाख की चूड़ियों पर ध्यान नहीं देते हैं, और आजकल की औरतें कांच की चूड़ियां ही पहनती हैं। अब यहाँ एक शब्द है जोतना, इसका अर्थ होता है मिट्टी को भुरभुरा और मुलायम करना। जोतना, जोतना मिट्टी को मुलायम और भुरभुरा करना। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। लेखक कहता है कि कांच जो है बड़ा खतरनाक होता है और वह जल्दी ही टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। जैसे ही बदलू काका जवाब दे रहा था प्रश्नों का, खांसी आ गई और वह खांसते रहे, और उन्होंने कहा कि आजकल जो है कांच जो है वह कांच जो है नाजुक होता है। नाजुक का मतलब होता है मुलायम, अर्थात वह तुरंत ही टूट जाता है। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। मैंने महसूस किया कि बदलू काका की अवस्था ढलने के कारण से, अर्थात शरीर धीरे धीरे कमजोर हो चुका था, क्योंकि अवस्था जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ साथ शरीर भी शिथिल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। उसके कारण से मैंने महसूस किया, लेकर बताता है कि मैंने महसूस किया, हो सकता है इनकी दमा के किसी प्रकार की या अस्थमा के किसी प्रकार की बीमारी हो गई होगी। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। मैंने देखा कि बदलू काका के सिर पर और ललाट पर जो नसें होती है वे दिखाई देती थी, जैसे झुर्रियां पड़ गई हो अवस्था के आधार पर, और वे कमजोर हो गए थे। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे। अब मैंने जैसे ही महसूस किया, मेरे संदेह को उन्होंने, मेरा जो संदेह था उस पर उन्होंने अनुमान लगा लिया और कहने लगा कि मुझे अस्थमा की बीमारी नहीं है। शंका का मतलब होता है संदेह है। शंका शब्द आया है, उसका अर्थ होता है संदेह है। भांप लेना का अर्थ होता है अनुमान लगाना। जैसे मैंने, लेखक कहता है कि मैंने बदलू काका की जो चेहरा था, सिर था, उसको देखा कि सिर के माथे पर, ललाट पर झुर्रियां पड़ी हुई थी, नसें इधर उधर निकली हुई थी। तो मैंने महसूस किया कि उम्र के आधार पर ये स्थिति हो रही है। तो उन्होंने, जैसे मैंने संदेह किया, उन्होंने अनुमान लगा लिया और बताया कि मेरे अस्थमा नहीं है, फसली खांसी है। अर्थात फसली का मतलब होता है मौसम के अनुसार परिवर्तन होना। यह जो खांसी है वो बताते हैं कि 2-3 महीने बाद में मेरी ठीक हो जाएगी। तो ये
फसली खांसी है, मेरे दमा का रोग या अस्थमा का रोग नहीं। फसली शब्द आया है, इसका अर्थ होता है मौसम के अनुसार या ऋतु के अनुसार। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। 2-3 महीने से आ रही है और 10-15 दिन में ये जो खांसी मेरी आ रही है वो ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत ही बड़ी व्यथा छिपी है। मैं चुप रहा और मैंने महसूस किया कि अंदर है ने बहुत ही दुख की जो भावना है हृदय में वह छिपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। मैं विचार कर रहा था कि इस मशीनी युग के कारण से लोगों के जो रोजगार है वे छूट गए हैं। हाथ काट दिए, हाथ काटना मुहावरा है, हाथ काटना अर्थात रोजगार विहीन हो जाना या रोजगार छूट जाना। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी, फिर चुपचाप हो गई और शांत रहे। शांत होने के कारण से मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। लेखक ये कहता है कि जब मैंने धंधे के बारे में कुछ पूछा तो अंदर से वे दुखी हो गए, तो मैंने पलटवार करते और अपने प्रकरण को परिवर्तित कर दिया और मैंने कहा कि आम की जो फसल है वह कैसी है मुझे बतलाइए। मैंने इसलिए अपने विषय को बदला कि जो रोजगार छूट जाने के कारण से जो उनको व्यथा या परेशानी हुई थी उससे और ज्यादा किसी प्रकार की हृदय पर किसी प्रकार का नुकसान न हो, वो दुखी नहीं हो, इसलिए मैंने विषय को बदल दिया। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। यानी लपक कर, लहक का मतलब होता है लपक कर या तेजी से उन्होंने बदलू चाचा ने जवाब दिया कि आम की जो फसल है बहुत अच्छी है। और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो लल्ला के लिए आम तो ले आ। अपनी जो बेटी थी रज्जो जोर से आवाज मारी कि हे रज्जो, लल्ला के लिए आप है आम लेकर आइए। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माँ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। क्योंकि लेखक को पहले लेखक जब छोटा था तो बदलू चाचा उनको आम खिलाया करता था, तो वह अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहते कि मैं भूल गया था, आप आम खाइए। मेरे मुंह जैसे ही मैं लेखक स्वयं बदलू चाचा बात कर रहे थे तो उन बात के करते हुए मैं देखकर ध्यान आकर्षित मेरा हुआ कि वो क्या कहना चाहते हैं। मुखातिब शब्द आया है, मुखातिब का मतलब होता है बात करने वाले के मुख की ओर देखना या ध्यान आकर्षित करना। तो वे तुरंत ही कहते हैं कि मैं जब बचपन में आप मेरे यहाँ आया करते थे तो मैं आपको आम खिलाया करता था। ये बात सुनकर मैं लगातार और बदलू चाचा के मुख की ओर देख रहा था। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। बताते कि स्वयं लेखक कहते हैं कि मैंने आम बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। अर्थात मैं आपकी अच्छी तरह से खातिर करूंगा, सम्मान करूंगा और आम खिलाए बिना मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये बात बदलू चाचा ने लेखक को बतलाई। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वे मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। लेखक स्वयं चुप रहा और यादाश्त स्मृति पटल पर पहुंच गया और उनको याद आया कि जो दूध की मलाई होती है या क्रीम होती है, मैं जब छोटा था तो बदलू चाचा मुझे खिलाया करता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा और मैंने तुरंत कहा कि हे बदलू चाचा जी, गाय तो ठीक है नहीं, स्वस्थ है नहीं। गाय कहाँ है लला, 2 साल में बेच दी, कहाँ से खिलाता। अब बदलू चाचा कहता है कि 2 साल हो गए, वो तो है ही नहीं, मैं अब कहाँ से गाय है, मैं कहाँ से आपको मलाई खिलाता। इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। हाथों हाथ खुशी आनंद आनंद में उसकी जो बेटी थी रज्जू एक छोटी सी टोकरी में लेखक के लिए आम लेकर आ गई। डलिया शब्द आया है, डलिया, इसका अर्थ होता है डलिया छोटी टोकरी।
उस छोटी टोकरी में उनकी बेटी रज्जू लेखक के लिए खूब सारे आम लेकर आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा, लेखक ने कहा कि इतने आप मेरे लिए बहुत सारे आम लेकर आए हैं, मैं इतने कैसे खाऊंगा, मेरे लिए तो पर्याप्त है। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ने, अर्थात आप शहर वाले हैं, इसलिए इसके कारण से आप आम नहीं खा रहे हैं। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम एक भगत में कहा जाता। बदलू काका कहता है कि जब आपकी उम्र का था या अवस्था का था तो मैं इसके 4 गुने यानी 4 गुने आम में खा जाया करता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। तो क्योंकि लेखक कहता है कि आप तो देहाती लोग हैं, आप लोगों की तो बात ही क्या है। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो। अब बदलू चाचा ने अपनी रज्जू बेटी को कहा कि बिटिया अच्छी किस्म वाले आम लल्ला को छांट कर दीजिए। सिंदूरी वाले दिन अर्थात सिंदूरी वाले अर्थात अच्छी किस्म का नाम होता है। आम की जो फसल होती है, आम की जो फल होते हैं वो अच्छी किस्म वाले होते हैं, उनके लिए सिंदूरी शब्द आया। देखो लल्ला कैसे हो, है लल्ला देखिए आप ये आम कैसे हैं। इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है, यानी ये जो सिंदूरी वाले आम है, इस पेड़ को हमने इसी साल है, इसी वर्ष हमने तैयार किया, अर्थात इसको यहाँ गाड़ करके तैयार किया है और इसको लगाया है यहाँ इस पेड़ को, और इसी वर्ष इन्हें आम दिए हैं। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दी। अंजुली शब्द आया है। अंजुली अंजुली का अर्थ होता है दोनों हाथों को एक जगह मिलाकर और पात्र जैसा बनाना। तो अंजुली भरकर और 4-5 आम उन्होंने मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाए तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। जैसे ही रज्जू ने, लेखक कहता है कि जैसे ही रज्जू ने मेरे को आम देने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाए, जैसे हाथों को मेरी ओर आगे बढ़ाए तो उसकी मेरी जो निगाहें, दृष्टि है, निगाह का मतलब होता है दृष्टि, नजर, निगाह, मेरी दृष्टि और उसकी कलाई पर रुक गई। हाथों की जो कलाई है वहां रुक गई। कुछ क्षण के लिए मेरी नजर रज्जू की हाथों की कलाई पर रुक गई। मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। ठिठक का मतलब होता है रुकना, ठिठकना, रुकना। मेरी नजर जो है रज्जू की हाथों की कलाई पर रुक गई। मेरी नजर गोरी गोरी कलाई पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, और गोरी गोरी जो नाजुक कलाइयां थी, मुलायम कलाई थी रज्जू की, उस पर और वो जो चूड़ियां थी वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। फबना शब्द आया है, फबना, फबना का मतलब होता है अच्छा लगना, क्योंकि वो जो लाख की चूड़ियां बनाई हुई थी रज्जू की हाथों की कलाइयों पर बहुत अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह। लेकर कहता है कि जैसे ही मेरी नजर उनकी जो बेटी रज्जू थी, उनकी हाथों की कलाई पर मेरी दृष्टि दौड़ पड़ी। मैंने देख लिया कि किस प्रकार से ये चूड़ियां, लाख की जो चूड़ियां हैं वे रज्जू की कलाई पर अच्छी लग रही। तो उस दृष्टि को बदलू चाचा ने मेरी दृष्टि को देख लिया और कहने लगे कि जमींदार की लड़की के विवाह के अवसर पर ये आखिरी जोड़ा मैंने बनाया था। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, 10 आने मुझे पैसे दे रहे थे। एक आना में होते हैं, एक आना में 6 पैसे होते हैं, अर्थात रुपये का 16वां भाग, अर्थात 60 पैसे मुझे दे रहे थे। ये बात बदलू चाचा ने लेखक को बतलाई। मैंने जोड़ा नहीं दिया क्योंकि मेरे लिए बहुत ही वह कीमत कम थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। कहा शहर से ले, और मैंने मना कर दिया उनको, जमींदार साहब को, कि आप तो शहर से लेकर आ जाइए। मैंने आम ले लिए
और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। यानी बदलू चाचा के द्वारा मुझे आम दे देखे, आम मैंने खाए और बदलू चाचा के घर से मैं वो प्रस्थान कर गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। अर्थात लेखक ये कहता है कि बदलू चाचा रोजगार विहीन हो गया, लेकिन उसकी सहृदय सम्मान की भावना को देखकर वह हारने वाला भी जीत गया था, क्योंकि उसने कभी भी हार नहीं मानी।